हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परम ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भैया, और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी लोग जो है इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। और इतिहास की अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग जानते हैं भैया कि हम सभी लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा जाता है और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा जाता है। आज हम सभी लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आप सभी लोगों को दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों कि हम सभी लोग जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं मेरे प्यारे साथियों, यह जो लेक्चर होने वाला है यह किस किस प्रतियोगी या परीक्षा को कवर करेगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप यूपी टीजीटी दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, अप्रैल में है। जून से आप लोगों का टीजीटी पीजीटी लगा हुआ है। और बिहार जो है आप कह सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में जिसका पीजीटी में सब्जेक्ट हिस्ट्री है मेरे प्यारे साथियों, वह जरूर यह वीडियो देखेगा। एक बार विश्वास कीजिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग सारे कंटेंट को पढ़िए, उसके बाद आप सभी लोगों को पता चलेगा कि आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी पर आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। एक टॉपिक को कंप्लीट होने दीजिए, उससे फिर उसके बाद उससे संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर टीआरई 4 का अभी जो है एग्जाम वैकेंसी आने वाला है। टीआरई 3 में कैसे पेपर आया हुआ है तो पहले आप सभी लोग एक बार पढ़िए, उसके बाद आप सभी लोगों को समझ में आएगा भैया कि आपके संस्थान के द्वारा आपको कंटेंट कैसा दिया जा रहा है। और यह क्लास आप सभी लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगा मेरे प्यारे साथियों, और पूरी तरह से निशुल्क है। कोई कुछ भी 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, और ना इधर उधर आपको कई चैनलों पर या कोई बुक पढ़ना है। बस आप मुझसे पढ़ते रहिए मेरे प्यारे साथियों। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो है शुरुआत की अगर बात किया जाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्यतः हम सभी लोग 3 चरण का अध्ययन करते हैं। कितने चरण का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग कहेंगे कि 3 चरण का अध्ययन किया जाता है। पहला अगर हम बात करें तो आप सभी लोग कहते हैं मेरे प्यारे साथियों उदारवादी युग, या इसी को आप सभी लोग कहते हैं नरम दल, है ना। उदारवादी युग का सर समय काल कितना होता है, पहले मैं पूरा आप सभी लोगों के सामने एक बार डाटा को प्रेजेंट करूंगा, उसके बाद फिर हम सभी लोग बोर्ड पर एक एक पॉइंट को मेरे प्यारे साथियों नोट करते चलेंगे। उदारवादी युग की अगर समय की बात किया जाए तो आप सभी लोग कहिएगा 1885 से प्रारंभ होता है। और 1885 में प्रारंभ आप सभी लोग कहेंगे कि सर 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है मेरे प्यारे साथियों, वह उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1905 से लेकर 1919 तक की अगर हम बात करें, और 1919 में एक आंदोलन होता है मेरे प्यारे साथियों, खिलाफत आंदोलन। और क्या आप सभी लोगों को याद है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया था, और खिलाफत आंदोलन में हिंदू एकमात्र नेता हिंदू नेता थे महात्मा गांधी, जिन्होंने भाग लिया था। आप लोगों ने पीके मूवी देखा होगा मेरे प्यारे साथियों, और जब पीके अपना वो ताबीज लेने के लिए बाबा के पास जाता है तो बाबा कहता है कौन है पीके, क्या मुस्तफा कमाल पासा है। तो मुस्तफा कमाल पासा कौन था, अली मुसलियार कौन था। बने रहिए, अभी पिक्चर बाकी है, आगे हम सभी लोग समझेंगे।
तो 1905 से लेकर 1919 का जो समय काल है, ईस्वी का जो समय काल है मेरे प्यारे साथियों, हम सभी लोग उसे उग्रवादी युग के नाम से जानते हैं। और 1919 से लेकर 1947 तक का जो समय काल है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कहिएगा इसको हम लोग गांधी ईरा या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो पूरे स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात किया जाए, एक लाइन में कहना हो कि कब शुरू हुआ कब अंत हुआ, तो कहिएगा 1885 से चला और 1947 में मेरे प्यारे साथियों समाप्त हो गया। आइए इन पॉइंट को जो जो समझा गया है इसको लिख लिया जाता है। अपने कॉपी में हेडिंग करेंगे भारत या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरण। हेडिंग क्या होने वाली है मेरे प्यारे साथियों हम सभी लोगों का, तो आप सभी लोग कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरण। और हमने कितने चरण इसके बताए मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग कहेंगे कि 3 चरण हम लोग जो है 3 चरणों पर बात किया जाएगा। पहला क्या बताया, तो आप सभी लोग कहेंगे उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है ना, उदारवादी युग। और अगर दूसरे चरण की बात करें तो आप सभी लोग कहेंगे उग्रवादी युग, उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। और तीसरे चरण की अगर बात किया जाए तो हम सभी लोग इसी को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगर मैं समय काल की बात कर लूं मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग कहेंगे 1885 से प्रारंभ होता है, 1885 से लेकर 1905 तक समय काल किसका है, तो उदारवादी युग का। जबकि 1905 से लेकर 1919 तक का समय काल किसका है, तो उग्रवादी युग का है। और आप सभी लोग कहेंगे कि 1919 से लेकर 1947 तक का समय काल किसका है मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे गांधी युग का है। मिला जुला के आप सभी लोग देखेंगे तो 1885 में कहिएगा कि प्रारंभ होता है। और अगर बात किया जाए 1947 तक का जो समय काल है, इसी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। अब हम सभी लोग मेरे प्यारे साथियों एक एक चरणों पर चर्चा और परिचर्चा करते हुए चलेंगे। प्रथम चरण आप सभी लोग कहेंगे कि प्रथम चरण उदारवादी, द्वितीय चरण उग्रवादी, तृतीय चरण गांधी युग के बारे में चर्चा और परिचर्चा होगी, है ना। इस काल को हमने बताया मेरे प्यारे साथियों, प्रथम चरण को अगर बात किया जाए तो कहेंगे कि इस काल को हम सभी लोग उदारवादी जो है चरण या काल के नाम से जाना जाता है। अगर इस काल के प्रमुख नेता की बात किया जाए या नेतृत्वकर्ता की हम सभी लोग बात करें, तो आप सभी लोग कहेंगे इस काल के प्रमुख नेतृत्वकर्ता दादा भाई नौरोजी थे, जिनके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा था। दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए मेरे प्यारे साथियों, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, साथ में आप सभी लोग कहेंगे फिरोज शाह मेहता हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, जिसको हम सभी लोग ट्रिपल एम के नाम से जानते हैं। इस युग के प्रमुख नेता थे मेरे प्यारे साथियों। अगर इसमें 2 नेता की बात किया जाए, एक तो फिरोज शाह मेहता और दूसरे की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, 2 ऐसे नेता थे जिनका कुछ रुख गर्म पंथियों से मिलता था। और अगर ये उदारवादी हैं या इन्हीं को अगर बात किया जाए नरम दल के नाम से आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम लोगों के घर पर भी भैया
दो दो व्यवहार के लोग होते हैं, है ना। एक एकदम गर्म दल के होंगे और दूसरे नरम दल के होंगे। वो शांत स्वभाव से बातचीत करेंगे, कोई भी अगर बात करनी रहेगी प्यार से करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। और कुछ लोग होते हैं भैया कि तुरंत चलो न्यूटन का तीसरा नियम लागू कर देते हैं, क्रिया एंड प्रतिक्रिया जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो उदारवादी युग होगा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कहेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार के सामने अपनी समस्या को कैसे रखेंगे, तो आप सभी लोग कहेंगे संवैधानिक तरीके से रखेंगे, है ना। प्रार्थना पत्र के जरिए रखेंगे, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। इनकी उदारता के कारण मेरे प्यारे साथियों, इनके प्रेम के कारण कि ये संवैधानिक तरीके से सर ये काम कर दीजिए, मैं गलत नहीं हूं, फलाने गलत है। इनके प्रार्थना पत्र के कारण, इनके उदारता के कारण नरम दल गरम दल के लोगों ने यानी उग्रवादी युगों ने के लोगों ने इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से कहा कि ये तो भिक्षा मांगते हैं। इनकी जो राजनीति है वह भिक्षा की प्रवृत्ति की है। जबकि आप द्वितीय चरण में देखेंगे, द्वितीय चरण का मतलब मेरे प्यारे साथियों उग्रवादी युग में देखेंगे, है ना। या इसी को उग्रपंथी चरण के नाम से भी जाना जाता है। समय काल कहेंगे 1905 से लेकर 1919 तक, और 1919 में कहां तक मेरे प्यारे साथियों, तो कहिएगा खिलाफत आंदोलन के पहले तक या पूर्व तक। इस चरण के प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो बहुत दिनों से हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं भैया, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल और अरविंद घोष, मतलब लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष इस चरण के प्रमुख नेता थे। इनका लक्ष्य अगर बात किया जाए तो स्वराज की प्राप्ति था। इनका लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था। इस और अगर बात किया जाए तीसरे चरण पर, अगर हम चर्चा और परिचर्चा करें मेरे प्यारे साथियों, गांधी युग पर चर्चा और परिचर्चा किया जाए तो आप कहेंगे 1919 से लेकर 1947 का जो समय काल है, इसी को हम सभी लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश वाले इसी को गांधी ईरा के नाम से भी जानते हैं भैया। यह चरण खिलाफत आंदोलन से ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ होता है और 1947 तक चलता है मेरे प्यारे साथियों। और आप सभी लोग देखेंगे कि इस चरण में गांधी जी कहेंगे भैया हिंसा कतई नहीं करना है, नहीं तो मैं भैया 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दूंगा। आइए एक एक पॉइंट को पहले लिखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फिर हम सभी लोग जो है आगे जो है चर्चा और परिचर्चा होगी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। तो पहले हेडिंग करेंगे सॉरी भैया, उदारवादी युग। आइए उदारवादी युग को समझा जाता है एक एक पॉइंट को मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो पहला फैक्ट क्या लिखने वाले हैं हम सभी लोग भैया, तो आप सभी लोग कहेंगे कि इस काल के अगर प्रमुख नेता की बात किया जाए, मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूं और एक एक पॉइंट को भैया लिखते चलेंगे, हम लोग समझते चलेंगे। लिखेंगे इस काल के प्रमुख नेता, इस काल के प्रमुख नेता कौन कौन थे भैया, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई
नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यह प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, है ना। और आप सभी लोग एक नेता कहेंगे भैया जो है गोपाल कृष्ण गोखले। एक और लिख लेंगे भैया, गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता थे। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे, उदारवादी युग, उदारवादी युग अपनी मांगे, अपनी मांगे सरकार के समक्ष, सरकार के समक्ष संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक प्रार्थना पत्र के जरिए, के जरिए रखते थे। अगला पॉइंट लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों इसी में, इनकी उदारता के कारण, इनकी उदारता के कारण उग्रपंथी नेताओं ने, उग्रपंथीय नेताओं ने राजनीतिक, राजनीतिक भिक्षा वृत्ति की संज्ञा दिया। क्या कहा भैया कि ये लोग तो भिक्षा मांगते हैं। किसने कहा मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग कहेंगे मेरे प्यारे साथियों उग्रपंथी नेताओं ने। एक मिनट दीजिएगा भैया, थोड़ा सा जल ग्रहण करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, है ना, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। उदारवादी युग के नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले इस युग के प्रमुख नेता थे। मैं साइड हो जाता हूं भैया, आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम सभी लोग चलते हैं भैया अगले जो है टॉपिक की तरफ, यानी उग्रवादी युग की तरफ, है ना। चलिए भैया, आप सभी लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, है ना। चलिए, हेडिंग करेंगे उग्रवादी युग या द्वितीय चरण। आइए भैया, उग्रवादी युग, उग्रवादी युग समय की अगर बात किया जाए तो कहिएगा 1905 से लेकर 1919, है ना, ईस्वी भैया, है ना। यह समय क्या कहलाता है, उग्रवादी युग, है ना। लिखेंगे उग्रवादी युग के प्रमुख नेता, उग्रवादी युग के प्रमुख नेता वही भैया लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाला
लाजपत राय। लाल हो गए, फिर बाल, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। फिर कहेंगे पाल के अंतर्गत कौन आ जाएंगे भैया, तो आप सभी लोग कहेंगे बिपिन चंद्र पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल। और अगले कौन से थे भैया, तो एक घोष है, अरविंद घोष। अरविंद घोष प्रमुख नेता रहे, प्रमुख नेता थे, है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनका प्रमुख उद्देश्य, इनका प्रमुख उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति थी। इनको क्या करना था भैया, स्वराज की प्राप्ति इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। आगे चल के आप सभी लोग देखेंगे तो अरविंद घोष जो है चले जाते हैं पांडिचेरी, फ्रांसीसी बस्ती रहती है पांडिचेरी, वहीं पर ओरोविले आश्रम की स्थापना करते हैं। और एक महान नेता से मेरे प्यारे साथियों, एक महान दार्शनिक भी ये बन जाती है ना। आप सभी लोग कहेंगे कि अगर जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर अपना समय दिया है, अच्छा किया है, तो वह जिस भी क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में भी अच्छा करेगा। तो अभी तो एक अच्छे नेता हैं। जब मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहूंगा मेरे प्यारे साथियों स्वदेशी आंदोलन 1906, तो वहां पे बताऊंगा कि अरविंद घोष पूरी तरह से राजनीति से संन्यास लेकर चले जाते हैं पांडिचेरी, फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी, वहां पर ओरोविले आश्रम की स्थापना करते हैं और शांति से भैया एक दार्शनिक बन जाते हैं, है ना। आइए मैं साइड हो जाता हूं भैया, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। फिर हम सभी लोग चलते हैं गांधी युग। और आप सभी लोग को पता है कि गांधी युग के अंतर्गत हम सभी लोग, आप कहेंगे कि 1919 से प्रारंभ होता है और जो है खिलाफत आंदोलन के पूर्व से प्रारंभ होता है और 1947 तक। तो आप सभी लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन, क्षेत्रीय सत्याग्रह देखा जाएगा, 3 जो है अखिल भारतीय आंदोलन देखा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, सैन्य अवज्ञा आंदोलन। आइए इसको भी नोट कर लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो हेडिंग करेंगे गांधी युग। गांधी, एक मिनट भैया, गांधी युग कब से कब चलता है, तो आप सभी लोग कहेंगे 1919 से लेकर 1947 का जो समय काल है मेरे प्यारे साथियों, यह क्या कहलाता है, तो गांधी युग कहलाता है ना। देखेंगे गांधी युग, गांधी युग के अंतर्गत, गांधी युग के अंतर्गत गांधी के द्वारा, गांधी के द्वारा चलाए गए प्रमुख सत्याग्रह, प्रमुख सत्याग्रह और अखिल भारतीय आंदोलन का अध्ययन किया जाता है। आंदोलन शामिल किया जाता है, इस प्रकार से लिखेंगे, शामिल किया जाता है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरणों पर हम सभी लोगों ने चर्चा और परिचर्चा कर लिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ा जाता है।
अब बात ये आती है कि सर ठीक है, आपने 3 चरण बता दिया, ये भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता का उदय क्यों हुआ, इसका कारण क्या रहा? भाई आप देखेंगे 1498 में जब वास्को डी गामा भारत में आता है तो जमोरिन जोरदार तरीके से उसका स्वागत करता है। आप सभी लोग गाना भी सुने होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम भारतीयों का यानी हम लोगों का पूरा योगदान रहा, चाहे वह जो है अरबी आए, चाहे तुर्की आए, चाहे फारसी आए मेरे प्यारे साथियों, या ईस्ट इंडिया कंपनी आई या पुर्तगाली आए, जो कुछ भी आए उसमें हम लोगों का पूर्ण योगदान रहा। भारतीयों के मन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीयता का उदय का कारण क्या रहा। जैसे अभी मेरे प्यारे साथियों कुछ दिन पहले आप सभी लोग कहेंगे 2020 वर्ल्ड कप आ रहा था और हम सभी लोग जो है जिस दिन शाम को 7 बजे मैच होता था उस दिन कोचिंग की छुट्टी हो जाती थी, कर देता था कि भैया आज मैच है, चाहे वह ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, बंद हो जाता था। और अगर आपके सामने जो मैच देखने में रुचि रखते हैं मेरे प्यारे साथियों, नहीं तो मैं तो कहता हूं हर भारतीय अगर कोई आता और आप लोगों से कहता कि भैया फलाने विनोद, हे विनोद एक काम करिए भैया कि 10,000 रुपया ले लो और न्यूजीलैंड मैच जीत जाए, भारत हार जाए, तो आप क्या कहते, किस भाषा में बात करते, वो आप ही जान सकते हैं। क्या आप लेते? कतई नहीं लेते। यह भी एक राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद का यह भी एक एग्जाम्पल है मेरे प्यारे साथियों। यह तो एक बात हुई ना, लेकिन अंग्रेजों ने हम लोगों पे तो कहर ढा रखा था। आप कहेंगे भारतीयों में राष्ट्रीयता के उदय का एक कारण नहीं है मेरे प्यारे साथियों, अनेकों कारण है। कितने कारण हैं? अनेकों कारण हैं। सर जैसे अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे भैया पहला, जैसे अंग्रेजों की आर्थिक कारण। सर आर्थिक कारण का मतलब जैसे आप सभी लोग देखेंगे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लाया जा रहा है। हालांकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही इसकी चर्चा और परिचर्चा हो गई थी, लेकिन लागू कब हो रहा है अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था? इसी को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो कहेंगे 1793 में इसमें जमींदारों को भूस्वामी कहा गया, यानी हम किसान हैं भैया, जमींदार को पूरी तरह से दे दिया गया कि किसानों से आप कर को वसूलिए, और हमको अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक जमींदार नियुक्त कर दिया कि आप किसानों से कर को वसूलिए, लगान को लीजिए और लाके हमको दे दीजिए। 10/11 भाग, कितना भाग मेरे प्यारे साथियों कि तुम ले लीजिए, या सॉरी अंग्रेज हमको कहे कि अंग्रेज ले लेते थे। कौन लेता था मेरे प्यारे साथियों? 10/11 भाग अंग्रेज, और 1/11 भाग कौन लेता था? जमींदार लेता था। अब जमींदार 1/11 भाग से क्या संतुष्ट होगा क्या? आप कहेंगे कतई नहीं, जबरन कृषकों से वसूला जाएगा लगान अधिक से अधिक, और इनको इतना देने के बाद सारा मैटर जो है अपने पास रखा जाएगा। इसमें जमींदार वर्ग जो था वह सशक्त हुआ। जमींदार वर्ग क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? आप सभी लोग कहेंगे सशक्त हुआ। सशक्त का मतलब मजबूत हुआ।
और अंग्रेजों ने सोचिए एक कानून लाया, हम लोग इसको अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। जब मैं 1857 की क्रांति पढ़ा रहा हूंगा मेरे प्यारे साथियों, 1793 है ना, तो वहां पर जोरदार तरीके से जो है चर्चा और परिचर्चा होगी। अभी बस इतना जानते रहिए कि हां, किस कारण राष्ट्रीयता का उदय हो रहा है। तो अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसको हम सभी लोग इतिहास में सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं, सनसेट लॉ के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने कहा, अबे जमींदारों, अगर तुमने सूर्य के डूबने से पहले हमारा कर या जो है लगान नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमींदारी खत्म कर दूंगा, नीलाम कर दूंगा। तो सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? सनसेट लॉ किससे संबंधित है? जमींदारी व्यवस्था, या इसी को आप सभी लोग कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, या इस्तमरारी के नाम से जाना जाता है। जमींदारों को भूस्वामी का जो है बनाया गया। 10/11 भाग अंग्रेज लेते थे, 1/11 भाग कौन लेता था? जमींदार लेता था। उसके बाद अगली व्यवस्था आई मेरे प्यारे साथियों, महालवाड़ी या रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या थी? रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी लोग कहेंगे किसान होता है। अब यहां पर अंग्रेजों ने थोड़ा से रहम खाया और भूमि का स्वामी किसे बनाया? तो किसानों को बनाया। कहा, भैया एक काम करिए, लगान आप मुझे स्वयं लाके दीजिए, मैं किसी के थ्रू नहीं लूंगा। अगला महालवाड़ी आया। महल का मतलब जैसे गांव में एक मुखिया जी होते हैं, प्रधान जी होते हैं, तो उसी प्रकार से एक महल नियुक्त किए उनके द्वारा। और सोचिए, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था। अब जब कृषकों से लगान अधिक वसूला जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो जाहिर सी बात है कृषि में ठहराव आएगा। लोग काहे कृषि करेंगे भैया? एक कारण ये रहा, आर्थिक कारण। दूसरे तरफ आप सभी लोग कहेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और बताया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में इसने जो है दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक इनकी पुस्तक थी। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने बताया कि भारत का धन गंगा, यानी इन्होंने बताया कि गंगा नदी के किनारे से धन टेम्स नदी के तट तक कैसे पहुंच रहा है। ब्रिटिश, आप सभी लोग कहेंगे किस मंच से इन्होंने बताया था? तो कहिएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, है ना। आगे अगर हम लोग बात करें, 1901 की कहानी है मेरे प्यारे साथियों। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। इससे भी भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। दूसरा अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे कि सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का मतलब, पुनर्जागरण का मतलब होता है जागना, पुनः जागना। आप सोए हैं, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, एग्जाम मई जून में लगा हुआ है टीजीटी का, तो अब जाग जाइए, पुनः से एक बार जाग जाइए। पुनर्जागरण राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
और अगर बात किया जाए पुनर्जागरण के प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में करेंगे, आप सभी लोग लिखेंगे, और आप सभी लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं तो, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद हो गए, इन सभी लोगों ने भारतीयों के अंतर मन को जगाया। फिर से पुनः जागना इसका अर्थ ही होता है ना। दूसरा अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे प्रेस और साहित्य की भूमिका। सर, प्रेस और साहित्य की भूमिका से तात्पर्य क्या है भाई? इससे क्या तात्पर्य है? तो इसके एक नहीं कई तात्पर्य हैं भैया। सोचिए, अगर अब आज के समाचार न्यूज की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे न्यूज एंकर हैं जो सच्चाई बताते हैं, और अगर वे सच्चे ईमानदार न्यूज एंकर नहीं होते, चौथे स्तंभ नहीं होते, तो बहुत सारी जानकारियां हमें नहीं मिल पाती, है ना। राजा राम मोहन राय की प्रमुख पुस्तक पत्रिका संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में थी। ईश्वर चंद्र सागर का प्रमुख पत्र सोम प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक का केसरी मराठी भाषा में लिखे हैं। भारत की दुर्दशा किसने लिखा है? भारत का दुर्दशा नामक साहित्य की अगर बात किया जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। और अंग्रेजों को जो है राज्य के खिलाफ आक्रामक नीति पर जो है जोरदार तरीके से जो है उल्लेख मिलता है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करूं तो संचार के साधनों का विकास, है ना। संचार साधनों का विकास मतलब आप सभी लोग कहेंगे कि रेलवे का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? रेलवे का विकास हो रहा है 1853 में। उसके बाद जो है डाक अधिनियम आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा अधिनियम आ रहा है? डाक अधिनियम। कब आ रहा है? 1854 में। भैया अब तक जो आप डाक यानी पत्र लेटर उनके लिए लिखा करते थे, अब तो लेटर कहां कोई लिखता है, पत्र। अब उसके लिए पैसा लगेगा। तो भाई भारत की जनता, भारत के कुछ सैनिक दूर दराज काम करते थे, तो उनके पास एंड्रॉइड 5G मोबाइल थोड़ी था कि वो अपने बाबू से आसानी से वीडियो कॉल पे बात कर लें। वो तो लेटर ही लिखा करते थे ना। लेटर जब पकड़ा जाता था तो बड़ी ही कुटाई होती थी, है ना। 1857 में तार यानी टेलीफोन आया। यह सब भी राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसे जब रेल का विकास हुआ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख या अन्य धर्मों के जितने लोग रहे, एक सीट पे कई धर्म के लोग बैठे, और जब बैठे तो आपस में बातचीत किए। डाक अधिनियम जब आया, पैसा देना पड़ा, धन देना पड़ा, तो लोगों को बुरा लगा। तार अंग्रेजों ने हमारे लिए रेलवे थोड़ी विकास किया था भाई, वो अपने लिए किए थे कि उनको आयात या निर्यात करने के लिए या परिवहन करने के लिए आसानी हो। संचार टेलीफोन हमारे और आपके लिए थोड़ी किए, अपने लिए किए कि सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी तुरंत लगाएंगे फोन लंदन और बुलाएंगे सैनिक ले दनादन। तो ये सभी कारण रहे राष्ट्रवाद जो है
राष्ट्रीयता का उदय करने में, हम लोगों के दिलों में। तो आइए एक एक पॉइंट को लिख लिया जाता है। चलिए, जहां कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा भैया, एक बार आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा और तब तक समझाऊंगा जब तक आपके भैया पूरी तरह से आप लोगों को समझ में ना आ जाए। हम लोगों की हेडिंग क्या होने वाली है मेरे प्यारे साथियों? तो हेडिंग होने वाली है भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का कारण। आइए हेडिंग करते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का कारण। कारण क्या रहा मेरे प्यारे साथियों? लिखेंगे भारतीय, एक मिनट भैया, पहला फैक्ट लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का कारण एक नहीं बल्कि निम्नलिखित है। क्या है भैया? निम्नलिखित है ना? जैसे आर्थिक कारण, एक एक को समझा दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। आर्थिक कारण। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा कारण क्या था, तो आप सभी लोग कहेंगे भैया जो है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे जो है प्रेस और साहित्य की भूमिका। प्रेस व साहित्य की भूमिका, है ना। चौथा अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे संचार के साधनों का विकास। अगला अगर बात किया जाए संचार साधनों का विकास, साधनों का विकास, है ना। ये प्रमुख कारण रहे। और अगर बात किया जाए तो आप जो है बहुत सारे कारण निकाल सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण अगर बात किया जाए तो आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, संचार साधनों का विकास। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों बस इतना ही। मिलते हैं हम सभी लोग एक नए सेशन में। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और आप सभी लोग अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या आप सभी लोगों को इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक सबसे जटिल लगता हो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको एकदम कैप्सूल बना दूंगा। कौन सा कैप्सूल? जो आसानी से घुल जाए, यानी विटामिन ओ विटामिन बना दूंगा जो आसानी से घुल जाए। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।